साथी नमस्कार, स्वागत है आपका आज की क्लास में। और आज हम करने वाले हैं सहायक प्राध्यापक परीक्षा 2022 का पेपर फर्स्ट। और यकीन मानिए पेपर इतना इजी आया था कि आपको सारे क्वेश्चन इजीली बन जाएंगे। और जो हम क्लासेस ले रहे हैं आपको बहुत सारे मतलब 8 से 10 क्वेश्चन या इससे भी ज्यादा आप मान लीजिए। अभी मेरी दो से तीन क्लासेस जो मैंने ली हैं उसके डिस्क्रिप्शन से और उसके मेन क्वेश्चन से आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो बहुत ही इजी पेपर था, लेकिन इजी उसी के लिए था जिसने कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ा है, जिसने पीवाईक्यू सॉल्व किए हैं और जिसने एक एग्जाम की रणनीति से काम किया है। तो आज बस हम उसी को डिकोड करेंगे और हम देखेंगे कि कैसे हमें आंसर तक पहुंचना चाहिए। तो चलिए आज मैं आपके लिए जो पेपर लेकर आई हूँ उसे हम सॉल्व करते हैं, है ना। कीप वॉचिंग और आप पूरा देखिएगा ये वीडियो, क्योंकि आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। और कई बार हमें लगता है कि चीजें इतनी जरूरी नहीं है, लेकिन वो बहुत जरूरी होती हैं, है ना। तो चलिए अब हम शुरू कर लेते हैं। अ, हमारा पहला क्वेश्चन, तो हमारा पहला क्वेश्चन है ये। ओह आई एम सॉरी, ये है हमारा पहला क्वेश्चन। ये जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश के सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिलों को उनके सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मतलब क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा घनत्व किन जिलों का था। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जनसंख्या घनत्व पता होना चाहिए कि जनसंख्या घनत्व क्या होता है। जनसंख्या घनत्व ये होता है कि 1 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर पर कितने लोग रहते हैं, है ना। मतलब 1 किलोमीटर का यदि हम एरिया ले लें तो उस पे कितने लोग रहते हैं, ये जनसंख्या घनत्व कहलाता है। तो ये जो है हमारा एमपी का जो जनसंख्या घनत्व है वो है 236, है ना। और इसकी इकाई जरूर याद रखिए, किलोमीटर स्क्वायर इसकी इकाई होती है। और इसको याद रखने की एक बहुत ही इजी ट्रिक है, वो ये है कि हम बोलते हैं ना कि 2 3 6, यानी कि 2 तिया 6। तो बस उसी के हिसाब से इसको याद रखना है कि 2 3 6 2 तिया 6। अब ये हैं कौन कौन से राज्य, ये भी हम सॉरी जिले, ये भी हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले है भोपाल, फिर है इंदौर, फिर है जबलपुर और फिर है ग्वालियर। यदि आपको पेपर में नहीं बनता है कि कैसे आंसर तक पहुंचने हैं, तो देखिए आप ये देखिए कि जो भोपाल है उसमें सबसे ज्यादा घनी बसाहट देखी जाती है। आप पुराना भोपाल देखिए, आप न्यू भोपाल देखिए, बहुत डेंस है, बहुत ज्यादा, मतलब बहुत छोटे से एरिया में बहुत ज्यादा लोग दिख जाएंगे। उसी से हम जनसंख्या घनत्व का अनुमान लगा सकते हैं। तो यहाँ पर भोई जाग हमारा यहाँ पर कोड है। मतलब मैंने हमेशा आपको कहा है कि मैं कोड के माध्यम से आपको पढ़ाऊंगी और वो बहुत सारी जो चीजें हैं वो आपके लिए इजी हो जाएंगी कोड के माध्यम से। तो यदि जनसंख्या घनत्व का कोड आता है तो मैंने वही जाग कोड बनाया था कि सबसे पहले भोपाल है, फिर इंदौर है, फिर जबलपुर है एंड देन ग्वालियर है लास्ट में, है ना। अब यदि ये तो सर्वाधिक वाला आ गया, यदि सर्वाधिक पूछा जाएगा तो हमें ये आंसर टिक करना है। यदि न्यूनतम पूछा जाएगा कि सबसे कम कहाँ पर है, तो सबसे कम के लिए हमें एक कोड यहाँ पर याद रखना है। वो कोड है डीएसपी बेरा। मतलब डीएसपी कैसा है, डीएसपी बेरा है। हाँ, तो डी फॉर क्या होता है, डिंडोरी। एस फॉर क्या होता है, श्योपुर। फिर उसके बाद पी फॉर क्या होता है, डीएसपी बेरा। ठीक है, पन्ना, बैतूल और यहाँ पर आ जाता है रायसेन। एक सेकेंड में आपके लिए किताब भी ओपन कर लेती हूँ ताकि कोई भी फैक्ट जो है वो इम्पोर्टेंट फैक्ट जो है वो हमारा छूट ना जाए और आपको को सारी चीजें बहुत इजीली कवर हो जाए, है ना। ये बस एक सेकेंड, 140 पेज पे है ये। ताकि मैं बस इसलिए ऐसा करती हूँ कि आपका कोई भी एक भी जो यदि प्रश्न छूट गया तो वो दिक्कत कर सकता है, इसीलिए हमको यहाँ पर डीएसपी बेरा याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकेंड, इसको मैं और बाद में एक बार क्लियर कर दूंगी क्योंकि ये अभी मिल भी नहीं रहा है। आई होप सो कि ये मिल जाता तो मैं यहाँ से और कुछ कंफर्म करवा देती, बट यहाँ पर हाँ, डीएसपी बेरा ही है, पन्ना, बैतूल और रायसेन ही है ना। मतलब वो मैंने किताब में भी एक बार देख लिया और जो मुझे याद था वो मैंने करा दिया। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
किस वन को जैव मृतिका वन कहा जाता है ना? किस वन को जैव मृतिका वन कहा जाता है? तो यदि हमको यहाँ पर सबसे पहले क्या देखना है, ये जो शब्द है, इसको विच्छेद करिए, मतलब जैव और मृतिका। तो मृतिका क्या होता है? मिट्टी, ठीक है? और जैव मतलब क्या होता है? जीवित पदार्थ। जीवित पदार्थ मतलब क्या होता है? जैसे पेड़ पौधे हो गए, पशु पक्षी हो गए, तो ऐसी मिट्टी जिनमें इन सब की मात्रा ज्यादा हो, तो वहां पर क्या होगा? वहां पर होगा ये कि बहुत अच्छी फसलें होंगी, ठीक है? बहुत अच्छी सारी चीजें हम वहां पर देख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उष्ण शुष्क पतझड़ वन जो है, यहाँ पर इसका आंसर कहला जाएगा जो जैव मृतिका वन है, जहां पर अच्छे पेड़ पौधे होते हैं, अच्छी फसलें होती हैं, वो एरिया जो है वहां पर उष्ण शुष्क पतझड़ वन कहलाता है, ठीक है? अभी क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है वो है हमारा 6 अगस्त 2024, 6 अगस्त 2024 को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया? तो ये हमारा क्वेश्चन है और इसका आंसर है, देखिए ये जो है ये उस टाइम के करंट का क्वेश्चन है। तो करंट अफेयर में ये सारी चीजें हमको याद रखनी पड़ेंगी कि कौन सा राष्ट्रपति को कौन सा पुरस्कार मिला है, कौन से प्रधानमंत्री को कौन सा पुरस्कार मिला है, कौन से हमारे 26 जनवरी की परेड में आए थे। उसके बाद यदि किसी भी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या विदेश मंत्री की कोई विदेश यात्रा जो है वो बहुत लाइमलाइट पे रही है, वहां जाकर उन्होंने कुछ ऐसे मतलब समझौते किए हैं, ठीक है? तो वो सारी चीजें हमारी करंट अफेयर में आ जाएंगी। तो वहीं से ये क्वेश्चन उस समय का पूछा गया था कि कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर जो है ये पुरस्कार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दिया गया है। अभी क्वेश्चन है, कौन सा प्लेटफॉर्म अपने नियमित पोस्ट 280 वर्ड सीमा को निर्धारित करने के लिए जाना जाता है? अभी हम लोग बोलते हैं ना कि क्या होता है इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर चलाने से, तो हमें क्या होता है, बहुत सारी चीजों की नॉलेज होती है, जानकारी होती है, टेक्नोलॉजी से हम अपडेट होते हैं कि जैसे लिंक्डइन हो गया, लिंक्डइन का भी पूछा जाता है कि सारे एजुकेशन वाले जो लोग होते हैं वो कहाँ आकर जुड़ते हैं, कहाँ आकर वो अपनी प्रोफाइल अपडेट करते हैं, कहाँ से जॉब अपॉर्चुनिटीज ढूंढी जाती हैं, तो वो लिंक्डइन के लिए है। यदि कोई रेगुलर अपना कंटेंट बना रहा है, वो इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर रहा है, कोई फेसबुक पेज बनाता है, तो वैसे ही एक क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछा गया है कि ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म है जहां पर 280 वर्ड्स की लिमिट डिसाइड की गई है कि इससे ज्यादा का आप पोस्ट नहीं कर सकते हो, और वो है हमारा एक्स। इसी को हम पहले किस नाम से जानते थे? इसी को हम पहले नाम से जानते थे, ट्विटर के नाम से जानते थे, ठीक? लाइक ट्विटर आपने सुना होगा, ट्विटर को उसका नाम चेंज कर दिया गया और उसका नाम एक्स रख दिया गया था, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि छिपा शिल्क क्या है? तो हमने देखा है ना कि कपड़ों में जो होती है, अभी यहाँ पर यदि आपको छिपा शिल्प नहीं समझ में आ रही है और आप कंफ्यूज हो गई कि लकड़ी पे होती है कि पाषाण पे होती है कि राल पे होती है कि कपड़े पे होती है, तो आपको याद रखना है कि पाषाण पर जो है, लकड़ी पर जो है, ये यहाँ पर इनमें जो है वो नक्काशी होती है, ठीक है? इस पे जो है वो हालांकि शिल्प इस पे भी होता है, लेकिन छिपा शिल्प जो है वो कपड़ों पर किए जाने वाला एक शिल्प है, ठीक है? कुछ आर्ट फॉर्म होते हैं जो कि पत्थर पर डेकोर किए जाते हैं, उकेरे जाते हैं। कुछ होता है कि अगर हम पाषाण की बात कर लें तो यहाँ पर हम देखेंगे जो जबलपुर में है, जबलपुर का जो संगमरमर है, वहां पर आपको इस तरीके के संगमरमरी के ऊपर जो कुछ कुछ नक्काशी करके पेंटिंग वगैरह करके बेचते हैं, वो सारी चीजें आपको वहां पर पाषाण आर्ट में मिल जाएंगी। लेकिन छिपा जो शिल्प है वो हमारी किससे रिलेटेड है? कपड़ा से। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कान्हन घाटी कोयला क्षेत्र की खदान कौन सी है? क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? कान्हन घाटी कोयला क्षेत्र की खदान कौन सी है? तो ये कान्हन घाटी पूछ रहा है और ये जो है वो जुन्नार देव है, ठीक है? जुन्नार देव ये इसका आंसर हो जाएगा। जो झिंगुर दा है ये सिंगरौली के आसपास, ये एक जो मोटी कोयले की परत है उसका नाम है झिंगुरदा, और ये कान्हन घाटी जो है वो हमें जुन्नार देव याद रखना है, ठीक है? अभी क्वेश्चन है फिर से, अगेन जो क्वेश्चन है वो किसके ऊपर आया है?
अगेन जो क्वेश्चन है वो 2024 के करंट अफेयर से आया है। तो देखो हमें 2 सेगमेंट पता चल गए जो हमें असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तैयार करने हैं। सबसे पहले तो हम नोबेल प्राइज जो है, जो हमें नोबेल प्राइज मिलते हैं, नोबेल प्राइज जो है वो 6 जो एरिया है उनमें दिए जाते हैं, जिसमें फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, ठीक है, उसके बाद साहित्य है, शांति है। तो इस तरीके के 6 जो एरिया है उन पे दिया जाता है। तो उसी में से ये पूछा गया है कि फिजिक्स में किसे मिला था 2024 में। तो इसका आंसर है जॉन हॉपफील्ड एवं जेफरी हिल्टन को यहाँ पर नोबेल प्राइज जो है वो शांति के लिए दिया गया, सॉरी भौतिकी के लिए दिया गया था, ठीक है। अभी क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। हमें अगर इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले इस वर्ड पे फोकस करना है। इन्होंने क्या पूछा है, नहीं रहे हैं, और हम एक्साइटमेंट में कतई ना लगा दें कि रहे हैं, मतलब भाई फर्स्ट तो हमें रविशंकर शुक्ल ही पता है और हमने लगा दिया। रविशंकर शुक्ल जो है वो फर्स्ट रहे हैं, और ये इनके नाम पर एक राइट टाउन स्टेडियम है जो कि जबलपुर में बना हुआ है। एक सेकेंड, यहाँ पर राइट टाउन स्टेडियम लिखना था, राइट टाउन स्टेडियम है जो कि जबलपुर में है, ठीक है। फर्स्ट एमपी के जो है ये चीफ मिनिस्टर रहे हैं। उसके बाद हम यदि आंसर देखें तो आंसर है भगवत दयाल शर्मा जो है वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं साथियों। क्यों? क्योंकि ये जो है मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तुमैन अभिलेख किस जिले में है? तुमैन अभिलेख तो मैंने हमेशा आपको याद कराया है, एक ही मैन जो है वो क्या है, सर्वश्रेष्ठ है। और वो मैन कौन सा है? वो मैन है अशोक। तो अशोक, आपको अशोक याद रखना है कि या तो अशोक नगर, और अशोक नगर यदि ऑप्शन में नहीं मिलता है तो गुना विल बी द राइट आंसर, ठीक है। तो तुमैन अभिलेख किस जिले में है? तो यहाँ पर हमें गुना आंसर याद रखना है। मंदसौर, तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि पशुपतिनाथ का मंदिर कहाँ है, नालछा माता का मंदिर कहाँ है, ठीक है, उसके बाद हमें पूछा जाता है कि शिवना नदी कहाँ पर है, ठीक है, और यशोधर्मन कहाँ के राजा थे। तो ये सारी चीजों के लिए हमें मंदसौर को याद रखना है। और यदि क्वेश्चन पूछा जाता है कि बुनकरों का अभिलेख कहाँ से मिलता है, बुनकर का अभिलेख जो है, बुनकर का अभिलेख कहाँ से मिलता है, तो हमें ये भी मंदसौर से मिलता है। और मंदसौर जो है वो रावण की ससुराल और मंदोदरी का मायका है, ठीक है, ये भी हमें याद रखना है। आई एम सॉरी। मंदसौर से और क्या चीजें याद रख सकते हैं, और ये चीजें याद रख सकते हैं कि यहाँ पर जो ये बुनकर का भी लेख है, ये फर्स्ट जो है, ये एडवर्टाइजमेंट यदि पूछा जाएगा कि प्राचीन काल में फर्स्ट एडवर्टाइजमेंट अभिलेख कौन सा है, तो ये मंदसौर का अभिलेख ही है। आपको इतना याद रखना है, ठीक है। विदिशा जो है उसके बारे में क्या याद रखेंगे आप? बताइए जरा विदिशा के बारे में क्या याद रखेंगे? विदिशा जो है इसका पुराना नाम जो है वो विदिशा जो है, विदिशा की रानी थी महादेवी, और महादेवी जो थी वो अशोक की वाइफ थी, और अशोक ने महादेवी के कहने पर ही विदिशा के एक सेठ थे, विदिशा के एक सेठ थे, उनकी पुत्री थी महादेवी। महादेवी की जो शादी हुई थी वो अशोक के साथ हुई थी, और अशोक ने महादेवी के कहने पर ही सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था, ये याद रखना है आपको। रीवा जो है वो भी एक शहर है, और गुना हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। हाँ, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खिलाड़ी, मुझे जैसे जैसे फैक्ट और याद आएंगे मैं आपको बताती जाऊंगी, है ना। तो अगर मतलब बीच बीच में नहीं याद आ रहे हैं तो हम उसको स्किप करेंगे, क्योंकि यही हमको आगे भी ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे तो हम उसमें डिस्कस कर लेंगे। देर इज नो अ बिग इशू, ठीक है। तो फिर हमें याद रखना है, यहाँ पर गुना हमने देख लिया। खिलाड़ी मंजूषा कंवर का संबंध किससे है? तो ये हो जाएगा, मंजूषा कंवर का संबंध पूछ रहे हैं, तो ये भले ही एक पुराना क्वेश्चन है लेकिन आपको इस खिलाड़ी का नाम जरूर याद रखना है। और ये है बैडमिंटन से रिलेटेड, ठीक है। मंजूषा कंवर क्या खेलती है? बैडमिंटन खेलती है। ये बहुत इजी क्वेश्चन था और हमें याद रखना है, ठीक है।
क्वेश्चन है GPT-4 में जीपीटी का क्या अर्थ है? मतलब क्वेश्चन क्या है, GPT-4 में जीपीटी, ओके इसके नीचे भी क्वेश्चन थे, सॉरी। रॉक फॉस्फेट का उपयोग किस उद्योग के लिए किया जाता है? रॉक फॉस्फेट, अभी देखो, यदि आपको ऑप्शन हटाना आता है तो आप बहुत इजीली हटा लोगे, क्योंकि हमें पता है कि रॉक फॉस्फेट जो है वो सूती वस्त्र उद्योग में तो कहीं से कहीं तक काम नहीं आएगा, ठीक है। वो मतलब सारी चीजों के लिए काम आ सकता है, लेकिन सूती वस्त्र उद्योग एक ऐसा उद्योग हो गया ना जिसमें जिसमें कोई केमिकल काम आएगा, और ये तो मिनरल है, ठीक है। ये क्या है? ये तो एक मिनरल है, मतलब खनिज है। तो एक खनिज से संबंधित जो भी उद्योग है उसमें काम आएगा। तो हमें याद रखना है उर्वरक उद्योग जो है वो रॉक फास्फेट उद्योग से रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद यदि हम देखें कि जैसे जो भी लौह उद्योग हो गए, तो यहाँ पर लौह उद्योग में हमें बहुत सारी चीजें दिखती हैं, जहाँ जैसे फर्नीचर हो गया, जहाँ पर लोहे का उपयोग किया जाता है, हथियार हो गए, ठीक है, बर्तन हो गए, तो इस तरीके के हैं। सीमेंट उद्योग में हमें पता है कि यहाँ पर सीमेंट जो घर बनाने के लिए सीमेंट है, जिप्सम है, इन सबका उपयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर रॉक फॉस्फेट के लिए किसका उपयोग नहीं किया जाएगा? यदि यहाँ पर नहीं पूछ लेता तो आप आंख बंद करके सूती वस्त्र उद्योग लगा देते, और यदि यहाँ पर हाँ पूछा है तो आप आंख बंद करके उर्वरक उद्योग लगा सकते हैं, ठीक है। तो उर्वरक उद्योग विल बी द राइट आंसर, ठीक है। अभी हम 12th नंबर के क्वेश्चन पर आते हैं कि मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से क्रिस्टल आईटी पार्क कहाँ स्थित है? तो आप ये ध्यान में रखिए कि क्रिस्टल आईटी पार्क कोई बहुत बड़ी जगह नहीं है, एक ऐसा 4 फ्लोर की एक बिल्डिंग है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है, जहां पर सारी आईटी से रिलेटेड चीजें हमें देखने के लिए मिलती हैं। उसी जगह का नाम है क्रिस्टल आईटी पार्क, और ये एमपीपीएससी का बहुत पेटेंट क्वेश्चन है। ये दसों साल से ये रिपीट हो ही रहा है, तो आपको एकदम बिल्कुल आज एकदम याद हो जाएगा, और आप कभी नहीं भूलेंगे यदि आप लिखेंगे क्रिस्टल, और यदि आप लिखेंगे क्रिस्टल, तो क्रिस्टल में जो आईटी आ रहा है ना, तो यहाँ पर आपको आईटी से ही यहाँ पर इंदौर लगा लेना है, ठीक है। आई से ही आपको इंदौर पे चले जाना है। क्रिस्टल आईटी पार्क कहाँ पर है? इंदौर पे है। हम यदि देखें धार, तो धार का जो धार में क्या होता है, अ, जो बड़े बड़े जो बड़े बड़े टेक्सटिंग टूल्स होते हैं, है ना, उनकी यहाँ पर टेस्टिंग होती है। उसके बाद भोपाल में फाइबर बनाने का कारखाना, मंडीदीप रायसेन में है। तो ऐसे बहुत सारे कारखाने हैं जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, लेकिन हमारा यहाँ पे क्वेश्चन था क्रिस्टल आईटी पार्क। भूमरा प्रसिद्ध है, तो भूमरा क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि हमें पता है कि भूमरा का शिव मंदिर है जो कि है सतना में, ठीक है। ये हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। विष्णु मंदिर, शक्ति मंदिर, गणेश मंदिर, ये सारे मंदिर हैं, लेकिन हमारा आंसर क्या है यहाँ पर? भूमरा का शिव मंदिर, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि GPT-4 में जीपीटी का क्या अर्थ है? तो जीपीटी का अर्थ है जेनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर्स। मतलब हम देखते हैं ना कि आजकल जो है वो सारे बच्चे जो है वो क्या कर रहे हैं, वो चैट जीपीटी का प्रयोग करते हैं, ठीक। उनके पास एक ऐसा हथियार है जिसपे सारी चीजों की जानकारी अवेलेबल है, वो बहुत अच्छे से सारी चीजों को कर सकते हैं। तो हमें वही जीपीटी का फुल फॉर्म पूछा गया है कि जीपीटी का क्या मतलब होता है। तो जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर जो है वो जीपीटी का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। अमरकंटक तापीय विद्युत केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि अमरकंटक तापीय विद्युत केंद्र जो है वो चचाई में स्थित है, ठीक है। चचाई में कहाँ पर? सारणी कहाँ पर है? ये बैतूल में है, ठीक है। और बीरसिंहपुर जो है ये अमरकंटक अनूपपुर में है। इतना भी आप याद रखेंगे। और अमरकंटक तापीय विद्युत केंद्र जो है वो चचाई में है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। बी,
साहित्य के क्षेत्र में नोबेल प्राइज 2024 से सम्मानित साहित्यकार कौन है? तो अगेन हमने अभी क्या बोला था, हमने डिकोड किया था कि करंट अफेयर के लिए कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो सेकंड जो हमें इंपॉर्टेंट मिला है वो नोबेल प्राइज ही मिला है, क्योंकि नोबेल प्राइज 2024 से ही 2 क्वेश्चन लगातार रिपीट हुए हैं, है ना? अब आप ऐसा मानिए कि आपने 6 नाम पढ़े और 6 में से 2 डायरेक्ट आपको मिल गए, कितनी अच्छी बात है। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि साहित्य के क्षेत्र में नोबेल प्राइज 2024 से सम्मानित साहित्यकार कौन है? तो 2016 वाला आपको याद रखना 2024 वाला आपको याद रखना है कि हॉन कॉन जो है यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, क्यों? क्योंकि इन्हें नोबेल प्राइज 2024 साहित्य के क्षेत्र में मिला हुआ था। शारदा विनोद के संपादक कौन थे? तो शारदा विनोद के संपादक थे श्री नर्मदा प्रसाद मिश्र जी, ये आपको याद रखना है। माखनलाल चतुर्वेदी भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद क्रिकेट में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया था, तो किसे किया गया था? रविंद्र जडेजा को सम्मानित किया गया था। आप सभी नहीं, आई एम सो सॉरी, रविंद्र जडेजा नहीं थे, मुझे पता है कि मोहम्मद शमी थे, और ये मूवमेंट हम सबने देखा है जब उन्होंने रेड कलर का कोट पहना हुआ था और वो जा रहे थे, तो उस समय ये क्लिप्स भी बहुत वायरल हुई थी। उम्मीद है कि आपने भी देखी होंगी वो क्लिप्स। तो क्वेश्चन क्या है कि क्रिकेट में 2023 में अर्जुन पुरस्कार किसको मिला था? अभी 19 नंबर का क्वेश्चन है कि 3 जुलाई 2024 को मध्य प्रदेश की विधानसभा में किसके द्वारा बजट पेश किया गया था? तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है कि हमारे यहाँ जो इस बार का बजट है वो किसने पेश किया था? तो ये जो पेश किया था वो जगदीश देवड़ा जी थे। ये करंट का ही क्वेश्चन है। अभी एक अगेन एमपी का ये आईटी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि एमपी ऑनलाइन किसके बीच एक सहयोग है? मतलब जैसे हम एमपी के क्या भरते हैं, फॉर्म भरते हैं, तो एमपी ने भी तो किसी कंपनी के साथ टाई अप किया हुआ है, तो उसने किससे किया है? उसने किया है टाटा कंसल्टेंसी, सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, मतलब टीसीएस, टीसीएस और एमपी का जो मर्जअप है वो हमें एमपी ऑनलाइन में देखने के लिए मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पर निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में ओरिएंट पेपर मिल कहाँ पर स्थित है? तो ओरिएंट पेपर मिल की बात हो रही है, और यहाँ पर हमें ये अमलाई में देखने के लिए मिलता है, ठीक है। फाइबर बनाने का कारखाना कहाँ पर है? तो रायसेन के मंडीदीप में है, ठीक है। उसके बाद पीथमपुर धार में इसको एमपी का डेट्रॉइट बोला जाता है, ठीक है, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। और बुरहानपुर में बुरहानपुर में भी बहुत सारे यहाँ पर चीजें स्थापित हैं जो कि हम आगे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। एक विकृत डिजिटल बही खाता तकनीक जो कई कंप्यूटर पर लेन-देन को सुरक्षित रूप से रिकॉर्ड करती है और मुख्य रूप से बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी में उपयोग की जाती है, तो वो क्या कहलाती है? तो ये सिंपल ये ब्लॉकचेन के बारे में बात चल रही है। क्यों? क्योंकि ये एक डिजिटल बही खाता तकनीक के बारे में पूछ रहा है और कंप्यूटर पर लेन-देन को सुरक्षित रूप से रिकॉर्ड करती है। मतलब आपने किसी को पैसे ट्रांसफर किए, किसी ने आपको ट्रांसफर किए, ये पूरा जो डेटा है ये क्या है? ये डिजिटली रूप में क्या है? सुरक्षित है, ठीक है। तो और ये जो है ये टेक्निक बिटकॉइन और साथ में क्रिप्टो करेंसी के लिए भी यूज की जाती है। तो ये क्या है? ये ब्लॉकचेन टेक्निक है। माधव राव सप्रे संग्रहालय किससे संबंधित है? ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत बार पूछा गया है। माधव राव सप्रे संग्रहालय जो है वो पत्रकारिता से रिलेटेड है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है, राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान भारत में कहाँ स्थित है? तो जल क्रीड़ा संस्थान पूछा जा रहा है, तो ये जल क्रीड़ा संस्थान जो है ये पणजी गोवा में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। नर्मदा घाटी में कम वर्षा का सर्व प्रमुख कारण क्या है? तो नर्मदा घाटी में कम वर्षा का सबसे जो मुख्य कारण है वो है सतपुड़ा की वृष्टि छाया में होने के कारण। मतलब अगर आप देखो तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा प्यारा सा
एमपी हो जाएगा। ये यहाँ पर हमारी नर्मदा घाटी है और ये यहाँ पर सबसे कम वर्षा होती है। क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पर हमें विंध्याचल पर्वत दिखता है और यहाँ पर हमें सतपुड़ा पर्वत दिखता है ना? यहाँ पर विंध्याचल है, यहाँ पर सतपुड़ा है, तो ये जो है इन दोनों की वृष्टि छाया यहाँ पर हो जाती है, जिसके कारण यहाँ पर कम वर्षा होती है। अभी मानसून जो है वो ऐसे जाता है, ठीक है? हमारे यहाँ पश्चिमी मानसून चलता है, मानसून ऐसे जा रहा है और यहाँ पर पहाड़ हैं, यहाँ पर सतपुड़ा के घने जंगल हैं, तो यहाँ से ये वृष्टि छाया प्रदेश हो जाता है और मानसून ऐसे निकल जाता है, ठीक है? तो यहाँ पर कम वर्षा होती है। तो ये हमारे 25 क्वेश्चन हो गए हैं और 25 क्वेश्चन अभी बचे हुए हैं, जो हम इसको आगे कंप्लीट करेंगे, ठीक है? और वो हम करेंगे इसके पार्ट 2 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आप लगातार पढ़ाई करते रहिए और यकीन मानिए कि पढ़ाई करने से हो जाता है। और यदि आपको लगता है कि हम इस तरीके की सीरीज़ डेली लेकर आते रहें, आपको मोटिवेट करते रहें, तो आप बिल्कुल हमसे जुड़ सकते हैं, हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। मेहरा क्लासेस में मैं लगातार मेहरा क्लासेस में क्लासेस ले रही हूँ, आपको बहुत अच्छे से पढ़ा रही हूँ और जो हम पढ़ रहे हैं, वही लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और हम कुछ भी ऐसे सिलेबस के बाहर का नहीं करेंगे और मैं आपको सारी चीज़ें जो हैं वो पॉइंट टू पॉइंट बताती रहूँगी। तो प्लीज़ जुड़िए आज ही मेरे साथ मेहरा क्लासेस में। एंड इसके पार्ट 2 के लिए कीजिए थोड़ा-सा इंतज़ार और तब तक के लिए कीजिए अपनी पूजा मैम का नमस्कार स्वीकार। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप स्टे कीप कनेक्टेड।